भारत की बात बताता हूं मैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एक बड़ी खबर है। क्या है आपके बीच रख देते हैं। देखिए, मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है और इसके बाद कैसे होगा रामद्रोहियों का कड़ा हिसाब और कैसे होगी चढ़ावा चोरों पर बड़ी चोट, पूरी खबर डिटेल में आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे। लेकिन इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ रामलला के दर्शन का नहीं है, चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन का भी है, आस्था का है। सबसे बड़ी बात, भक्त जानना चाहते हैं कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की, आस्था से खिलवाड़ किया, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। अयोध्या से लेकर दिल्ली और देश भर में भक्त जानना चाहते हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ है। 3 सदस्यों की एसआईटी टीम चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है और उसे 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो क्या एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली है, या फिर वो कुछ और वक्त मांग सकती है। इस बीच पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा और कस लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंच गई और दोनों को पुलिस लाइन लेकर आई। सुबह 9 बजे से पूछताछ चल रही है। वही आरोपी रमाशंकर और सुभाष से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है और दोनों को उन जगहों पर भी लेकर गई जहां उन्होंने नोट और संपत्ति जमा करने की बात कही है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि हर कड़ी को खंगालना जरूरी है, हर तस्वीर को आप सभी तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है और आपको देखना भी। तो एक आरोपी लवकुश मिश्रा और उसका घर भी पुलिस एक्शन के रडार पर है। पुलिस 2 बार नोटिस दे चुकी है और जवाब देने की सारी डेडलाइन हो चुकी है खत्म। इस बीच लवकुश की पत्नी ने आज पुलिस से गुहार लगाई कि प्लीज 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, तब तक घर मत ढाइए। जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी?
तो चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों का कैसे हिसाब हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। यानी सीएम योगी अब चढ़ावा चोरों का कड़ा हिसाब करने वाले, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लोगों को भी यही उम्मीद है। पहली रिपोर्ट में 40 दिन में 70 बार चोरी का खुलासा हुआ था। उसके बाद टिन्नू समेत 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कई बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच पुलिस और एसआईटी आरोपियों पर शिकंजा भी कसती चली जा रही है। जेल में बंद 2 और आरोपियों को पुलिस आज पूछताछ के लिए साथ लेकर गई। रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने रिमांड में लिया है। रमाशंकर के पास चढ़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पुलिस को रमाशंकर के बैंक खाते में 7 लाख रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जबकि एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी चोरी के आरोप लगे हैं। सुभाष श्रीवास्तव राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए और कहां छुपाया। और इससे पहले आपको यह भी बता दें, पुलिस 4 आरोपियों को 40 घंटे रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। कौन कौन शामिल है इसमें? अविनाश शुक्ला, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की फाइल बना ली गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अनुकल्प और लवकुश चोरी का प्लान तैयार करते थे और मंदिर में सबसे ज्यादा पैसे पार्क करने में हाथ अविनाश का ही था। चोरी के इन आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। अनुकल्प और लवकुश को घर गिराने का नोटिस भी दिया जा चुका है। लवकुश की पत्नी ने इस बीच कहा है इस मामले में 1 महीने की मोहलत मांगी है। और सबकी निगाहें उधर टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव पर भी टिकी हैं। आरोप है कि टिन्नू यादव के पास चढ़ावा चोरी की निगरानी का काम था। उसके पास यह तय करने का जिम्मा था कि चोरी पर किसी की नजर ना पड़े। उसने चढ़ावा गिनती में अपने भतीजे मनीष यादव को इसलिए साथ लगाया था। मनीष की भी कस्टडी रिमांड मांग सकती है और पूछताछ में दान पेटी की चाबी और करोड़ों की चोरी के राज भी खोल सकती है एसआईटी। ये बात, चढ़ावा चोरी पर आरोपियों पर एक्शन हो रहा है और इस मुद्दे पर सियासी तूफान भी मचा हुआ है। लोगों को आपने निगरानी करने के लिए बिठाया और जो आश्वासन दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आपके नाक के नीचे आपके चहेते लोग जिनको आपने नियुक्त किया वो लगातार खा रहे हैं। मैंने पता किया कि वहां पे एफआईआर जो हुई है उसमें नाम किसका डाला है? एक ड्राइवर का, एक चपरासी का, एक कर्मचारी का। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं समझता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि दान का जो पैसा है उसकी चोरी करिए चंदे की, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अगर आप हमारा हित चाहते हैं, सनातनियों का हित चाहते हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग करिए कि हमारे सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सभी सनातन बोर्ड बनाएं और मंदिर सारे मुक्त हो जाएं सरकार से। और उस धन का प्रयोग जो है वो भारत की सनातनी गरीब जनता में प्रयोग में आए, गौ माता की सेवा में आए। और जिन्होंने भी चंदा दिया है सबको इस बात का अधिकार है कि वो चंदे का हिसाब किताब लें। अब जब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोगों को बीच में लाने की बात कर रहे हैं। कितनी एसआईटी अब तक बनी पिछले 10 सालों में, और कितनी एसआईटी की रिपोर्टें आई और कितनी उन रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई? ये एसआईटी केवल लीपाप होती है। कुछ गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी का पूज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, सब सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं। गुनाहगार वो बचेंगे नहीं, चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। लेकिन जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात करने का महापाप किया गया, जिस प्रकार से सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करके विपक्ष ने खूब चोरी 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 को इस प्रकार से फैलाया जिसका जवाब नहीं, तो मुझको लगता है विपक्षी ने महापाप किया है। जो आदमी श्रद्धा के साथ जा रहा है भगवान के घर, कोई झूठ नहीं बोलता है। आपने असली को नकली कर दिया हो तो बात हो सकती है, लेकिन आप जो भेंट कर रहा है आप उसकी भेंट के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो, तो इससे बड़ी आस्था पे चोट तो कोई दूसरी हो नहीं सकती। राम मंदिर और चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासी तूफान मचा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और योगी हर हमले, हर आरोप का करारा जवाब भी दे रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का पोस्टर लगा था। ये पोस्टर देख लीजिए, साथ साथ दिखा भी रहे हैं आपको। अब इस विवादित पोस्टर पर यूपी में सियासी बवाल मच चुका है। हालांकि इसको बाद में उतार कर जला दिया गया। वही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है
और सीतापुर में विरोध में ज्ञापन भी दिया है। तस्वीर। बड़ा आंदोलन करेंगे, बात नोट कर ले प्रशासन। तो गंभीर विषय इस पे कप्तान साहब को हर हाल में एफआईआर करें और जो अज्ञात लोग हैं उनको पकड़ के बंद किया जाए, जेल भेजा जाए। अखिलेश यादव जी के खिलाफ होल्डिंगें लगाई जा रही हैं। इससे पहले हमारे माननीय सांसद जी भी दे चुके हैं और इस पर जो कार्रवाई इस बार नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, बात नोट कर ले प्रशासन। तो गंभीर विषय इस पे कप्तान साहब को हर हाल में एफआईआर करें। तो राम मंदिर को लेकर कैसे सियासी तूफान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में, और क्यों अखिलेश यादव आ गए हैं निशाने पर, आइए जरा इसको समझ लेते हैं जल्दी से। कौन क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए पहली हम सबसे जो इस मामले में खबर है ओपी राजभर की रख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, सहयोगी दल के हैं। सपा का आना मतलब यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना। 2012 में सपा की जीत के बाद यूपी में भारी जातीय हिंसा हुई थी, आगजनी में हत्याएं की गई और पुलिस बेबस होकर तमाशबीन रही, यानी तमाशा देखती रही। सपा अगर जीत गई तो राज्य में एक बार फिर से ऐसे हालात बनेंगे, ओपी राजभर का यह कहना है। जबकि सीमा राजभर सपा से हैं, सपा महिला सभा अध्यक्ष हैं, वो कह रही हैं ओपी राजभर को तो लिखने भी नहीं आता है, वो बस यूपी के युवाओं को गुमराह करने में लगे हैं और उनका जो सोशल मीडिया है मतलब एक्स पोस्ट बीजेपी लिखती है, बदले में रुपए देती है। सतीश महाना यूपी विधानसभा अध्यक्ष वो कह रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे उन्हीं को आज सबसे ज्यादा चिंता है और जिन्होंने श्रद्धा से पैसा अर्पित नहीं किया उन्हीं का पैसा चोरी हुआ। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा तो मंदिर में लगा है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष यूपी विधानसभा वो कह रहे हैं अगर चंदा चोरी हुई है तो क्या चंदा ना देने वाला नहीं बोल सकता है, सवाल है। प्रभु श्री राम इससे नाराज है, चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं की है। संजय निषाद उत्तर प्रदेश के मंत्री वो कह रहे हैं राम मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है, अगर वहां चोरी हुई है तो जिम्मेदार लोगों को संविधान के अनुसार सजा दी जाएगी, लेकिन जिन्हें जनता नकार चुकी है वो भ्रम ना फैलाए। तो क्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा 2027 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और कौन सबसे ज्यादा निशाने पर है, सुनाते हैं सियासतदां की जुबानी। हम लोग सरकार बने तो, अरे हम लोग सरकार बने तो पवित्र बना देंगे, जीत के कहां से आए? उनसे पूछो जीते हो किसके साथ में, वो तो ऐसे बोला करते हैं, उनका स्वभाव है, उनका जवाब देने की जरूरत है। अब जिन्होंने राम मंदिर के लिए कभी जय श्री राम कहने से परहेज करते थे, जो कहते थे कि वहाँ मस्जिद बनी रहनी चाहिए, जो ये भी कहते थे कि वहाँ पर शौचालय बना दिया जाए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ दिया नहीं, अब उन्हीं को चिंता हो रही है ना। जिन लोगों ने चोरी करी उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, पकड़े गए। इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्या देश में कभी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी क्षेत्र में, कभी कहीं संस्था में कभी कोई चोरी नहीं हुई क्या? जिन्होंने चोरी की वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन उस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये कदाचित अनुचित। पहले से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी इस बात को मांग कर रहे थे कि बड़ा मामला है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संज्ञान अगर लिया जाए तभी इसमें इंसाफ हो सकता है। हमने भी कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय के निवेदन किया, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में संज्ञान ले लिया और एसआईटी की रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी की जो मानसिकता है वो उनके बयानों में कहीं न कहीं दिखाई देती है। बेवजह सनातन के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर और अयोध्या जी के नाम पर जो समाजवादी पार्टी ढोंग कर रही थी, एक बयान से समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के नेता का चेहरा बेनकाब हो गया। उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरों के बाद अब हुड़दंगियों पर भी एक्शन की बारी है। 2 हफ्ते बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और यहां भी भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। तस्वीर देखती जाइए, तैयारी। और कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए रखते हैं हर साल।
वो खुद सड़क पर भी उतरते हैं और इंतजाम परखते हैं। योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कड़ी गाइडलाइंस भी जारी की है और कहा है हुड़दंग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में हाल में बड़ा बवाल भी सामने आया था। पुलिस से कुछ कांवड़ियों ने कहा था कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। इसके बाद खूब बवाल और हंगामा हुआ और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया था। तो कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा बवाल फिर कहीं ना हो, इसके लिए मेरठ से मुजफ्फरनगर तक लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं वो भी अब जान लीजिए। देखिए, कड़े जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट यानी 0 दुर्घटना और 0 घटना का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को तमाम जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है और साथ ही कांवड़ियों से मर्यादा और अनुशासन के पालन की भी अपील की गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी, लेकिन 15 दिन पहले ही योगी ने निर्देश जारी करके नियम मानने को कहा है। निर्देश है कि पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बिजली तार से बचने के लिए झांकी कांवड़ 10 फीट से ज्यादा ऊंचा ना हो। कांवड़ यात्रा में जुगाड़ वाहन और बिना लाइसेंस के दुपहिया वाहन नहीं चलेंगे। भाले, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियारों को लेकर चलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अश्लील, सांप्रदायिक और विवादित धार्मिक गीतों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अस्पतालों और संवेदनशील इलाकों में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान वैध प्रमाण और पहचान पत्र रखना जरूरी है। दुकानों और ढाबों को असली नाम और पहचान वाली प्लेट लगानी होगी, जैसे पिछले साल भी हमने देखा था, बवाल हुआ था। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरी जो कांवड़ यात्रा है और भक्तों की सीसीटीवी से भी निगरानी होगी और माहौल बिगाड़ने वालों या फिर अफवाह फैलाने वालों पर फौरन एक्शन ले लिया जाए। तो अब मुख्यमंत्री के जो मंत्रीगण हैं और डीएम क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनवाते हैं। मैं पुलिस से कहूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वो कार्रवाई करे, उम्र नजर रखे और आगे के लिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करे जिसके कारण से ये पवित्र कांवड़ यात्रा, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा, उसके प्रति श्रद्धा पूरे समाज या पूरे देश के अंदर है, उसमें कोई भी आपत्ति और टिप्पणी करने का काम करे। सभी विनम्रतापूर्वक कांवड़ यात्रा को सहयोग करें। निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर पुलिस बल भी लगाया जाएगा। इसके अलावा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हम लोग उपयोग करेंगे। रूट के लिए जैसे गंगा एक्सप्रेस इस बार हमारा तैयार हो गया है, तो उसको भी हम उपयोग करेंगे। सर, अनुमानित कितनी कांवड़ी अच्छी बार चल रहे हैं? पिछली बार 2.5 से 3 लाख का आंकड़ा था, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। 3 साढ़े 3 लाख के आसपास का हमारा अनुमान है, बाकी एग्जैक्ट पता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और कांवड़ यात्रा के अलावा एक और घमासान छिड़ा हुआ है, वो है केजीएमयू यूनिवर्सिटी को लेकर। कैसे? केजीएमयू को लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, लेकिन ये जाना माना कॉलेज एक विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गया है, नॉनवेज को लेकर। केजीएमयू में विवाद की शुरुआत हुई थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के एक दौरे से और आनंदीबेन पटेल ने किचन में एक्सपायरी मसालों का पहले मुद्दा उठाया। तो लखनऊ में अब केजीएमयू में नॉनवेज बैन का नोटिस सामने आया है। यह नोटिस आते ही सियासी बवाल मच गया। यह वही नोटिस है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। पढ़िए।
अब जहां ये बवाल हुआ है यानी लखनऊ में नॉनवेज बैन पर केजीएमयू के जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। केजीएमयू कैंपस में हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बैन पर सवाल किए तो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर क्या कह रहे हैं सुनिए। रोक नहीं लगानी चाहिए, मतलब ऐसे मेस में बंद नहीं कर देना चाहिए। अगर कोई इशू है तो उसे एक बेटर तरीके से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब नॉनवेज खाने वालों को ये प्रॉब्लम है कि वो बाहर से ऑर्डर करेंगे और बाहर से ऑर्डर करने का मतलब ये है कि कॉस्ट काफ़ी बाहर का हाई है और हम डेली अफोर्ड नहीं कर सकते। पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाता है। इस पे बोझिल नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको खाना है आपको नहीं खाना है। रोक नहीं लगानी। तो केजीएमयू में मांसाहार पर यह बहुत बड़ी तकरार है। क्या कुछ अभी तक हुआ है और इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है विस्तार से समझिए, आपके सामने रखते हैं। देखिए लखनऊ के केजीएमयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में नॉनवेज खाने पर बैन, लेकिन हॉस्टल में नॉनवेज बैन को लेकर अब सियासत चरम पर है। अखिलेश यादव के नेता फखरुल चंद ने इस आदेश को तुगलकी फरमान जो है करार दिया है। लखनऊ ईदगाह के इमाम फिरंगी मैली ने भी फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत में 61% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। मेडिकल के नजरिए से भी मांसाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे हम केजीएमयू कहते हैं वो 121 साल पुराना है। यहाँ एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग और मेडिकल से जुड़े कई कोर्सेज संचालित होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में कुल 18 हॉस्टल्स मौजूद हैं जिनके मेस और कैंटीन में खाना मिलते हैं। अब तक सभी मेस में हर हफ्ते 3 दिन नॉनवेज खाना बनाया जाता था, लेकिन अब एक भी दिन छात्रों को हॉस्टल में नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। तो दावा है कि फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के यूनिवर्सिटी दौरे के बाद दिया गया। सोमवार को राज्यपाल केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के वक्त मेस में एक्सपायर मसाला पाउडर मिला। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की थी और इसे बड़ी लापरवाही करार दिया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन को भोजन की गुणवत्ता सुधारने को कहा। इसी निरीक्षण के बाद प्रशासन ने मेस में नॉनवेज पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ छात्र इसके समर्थन में तो कुछ स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। नेताओं की जुबानी ही सुनवा देते हैं कौन क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए लगातार एक्सरसाइज कर रही है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर उनका ये आदेश तुगलकी फरमान है, क्योंकि जो आदेश संविधान के दायरे से बाहर हो जाता है, क्या खाना है क्या पीना है, ये कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता, कोई सरकार तय नहीं कर सकती और गवर्नर बिल्कुल तय नहीं कर सकते। वो करिए जिससे जनहित हो, वो मत करिए जिससे अखबार की सुर्खियां बन जाए। इसमें कौन सी बात हो जाएगी कि नॉनवेज न खाएं। मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं दूसरे को विवश नहीं करता। वो क्या खाता है क्या पीता है प्रतिबंधित न हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। किस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया है, मैं मानता हूं जो व्यवस्था है अगर उन्होंने इस फैसले को लिया है तो वहां के स्थानियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही लिया। तरीके के फैसले वो भी अगर केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। अगर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके के फैसले होंगे तो इससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान लगता है। राज्यपाल के इस आदेश का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं खुद डॉक्टर रहा हूं और पब्लिक रोटी दाल सब्जी चावल खाती है, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि हमें प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ऑक्सीजन ये चाहिए, हमें स्वस्थ बैलेंस डाइट चाहिए और ये सब हमारे आज के दिन में वेजिटेरियन में है। ये इंटरनल अरेंजमेंट है, कहीं के ऊपर वेज है कहीं के ऊपर नॉन वेज है। रेस्टोरेंट भी होते हैं, प्योर वेज होते हैं, प्योर नॉन वेज होते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी केजीएमयू विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला है, इसके ऊपर किसी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ छात्र खाना चाहते हैं तो वो बाहर खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको सियासत में जोड़ना मेरे ख्याल से गलत है। वो कुलपति हैं विश्वविद्यालयों की और इन संस्थानों की, उनका निर्णय अंतिम होता है और मुझे लगता है कि जो भी संविधान में या जो यूनिवर्सिटी के एक्ट में प्रावधान होंगे उसके अनुसार उन्होंने आदेश दिया है और हमें संवैधानिक दृष्टि से अपने कुलाधिपति जी का माननीय राज्यपाल महोदय का आदेश मानना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब बात सियासत की। संसद के मानसून सत्र से पहले 360 का टारगेट पूरा होता दिख रहा है। अब शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर एनडीए का समर्थन कर सकती है। अब क्या इसको लेकर हलचल है समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में आज की एक ये भी बड़ी खबर। अब सवाल ये कि क्या परिसीमन बिल के लिए जरूरी 360 सांसद पूरे हो चुके हैं? मॉनसून सत्र क्या बिल इसमें पास हो जाएगा?
इसका क्या असर होने वाला है, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सुप्रिया सुले के बयान का सीधा मतलब ये कि बात बन चुकी है। एनडीए को समर्थन देने पर पवार तैयार हो चुके हैं। पवार का ये पावर गेम। तो इस जैसे ही ये जानकारी सामने आई, हलचल मची, सवाल खड़े होने लगे कि क्या सहमति हो गई, क्या मिल गए, बातचीत हुई है कुछ। लेकिन इससे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में दरार आ सकता है। इस दूसरा पहलू ये भी है, कांग्रेस और उद्धव की पार्टी पवार के इस दाव से खुश नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए, सियासी धुरंधर शरद पवार के एक दाव ने कई चीजें बदलकर रख दी है। क्या परिसीमन बिल अब पास हो जाएगा? क्या है पवार का प्लान? और संसद के मानसून सत्र से पहले शरद पवार ने चौंका दिया सभी को। शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है। सुप्रिया सुले के बयान के समर्थन के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के आज सांसद हैं। अभी शरद पवार की पार्टी में टूट की खबरें आ रही थी। पहले पवार की पार्टी में कांग्रेस में विलय का दावा हुआ, इसके बाद एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई। लेकिन सियासी धुरंधर पवार ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। ना तो पवार की पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हुई, ना ही पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हुई। शिंदे से मुलाकात और फडणवीस की तारीफ के बाद ही अटकलें तेज थी। अब पवार ने बीच का ऐसा फॉर्मूला निकाला जिससे पार्टी में टूट रुक जाएगी। ना उनके सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश होगी। परिसीमन 2026 विधेयक में सदन की कुल सीटें बढ़ जाएंगी। लोकसभा में 543 की जगह सीटें बढ़कर लगभग 850 तक हो जाएंगी। और साथ ही इसी आधार पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित भी होंगी। एनडीए के पास अभी 319 सांसदों का समर्थन है। बिल पास कराने के लिए एनडीए सरकार को 360 सांसदों की दरकार होगी, यानी जरूरत। पहले यह बिल संसद से पास नहीं हो सका था। अब कई पार्टी में टूट और कुछ दलों के समर्थन के बाद बिल पास हो सकता है। अब आप सुनिए वो बयान जिसने हलचल मचाई है और इस पर किस तरह सियासी बयानबाजी तेज है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा। लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे। ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है। और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान आरएसएस को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना बीजेपी को एक्सेप्ट है, और उसी आधार पर संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट सेशन की डेट्स आई है, उसमें किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, किस विधेयक बिल को लाना है, पारित करना है, ये सारी चीज़ें भविष्य काल में ऑल पार्टी मीटिंग में बीएससी में तय होगी। ये बात ज़रूर है कि विमेंस रिजर्वेशन के प्रति, विमेंस आरक्षण के प्रति हमारी पार्टी बिल्कुल कमिटेड है। कांग्रेस का दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र है। परंतु जो भी चिदम्बरम जी और बाकी कांग्रेस के नेता काइट फ्लैंक कर रहे थे, उस पर तो पूर्ण विराम एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले ने कर दिया। डिलिमिटेशन बिल तो एक छोटी चीज है, ये और भी चोर दरवाजे से चीजें करेंगे। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बार बार 405 की बात कर रहे थे, और इनका मूल है कि संविधान को बदल दें और संविधान के जो मूल भावनाएं हैं उनको ये चकनाचूर करेंगे। आज नहीं तो कल अगर मौका मिला
तो जब देश की जनता ने सरकार तो दी लेकिन संविधान ना बदलने का एक आदेश भी दिया, तो ये उसके विपरीत आज ये जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात हो गई महाराष्ट्र की। अब आगे बढ़ते हुए आप सभी को लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कैसे? देखिए, अभिषेक भाई आज आवाज का नमूना देने कोर्ट पहुंचे, जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अभिषेक की मुश्किल बढ़ेगी या फिर उनको राहत मिल सकती है। और इसके बाद अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पहुंचे, यानी भतीजा पहुंचे बुआ से मिलने। तो टीएमसी पार्षद के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी भड़क गया है। अब बसीरहाट में कट मनी वापस करने को लेकर लोगों ने पार्षद जी के घर में तोड़फोड़ कर दी। ये देखिए, शहीद दिवस पर ममता इस बार धर्मतला में रैली नहीं कर पाएंगे। दोनों गुटों में भिड़ंत के बाद कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ममता ने एक के बाद एक और विधायक पार्टी से अलग हो गए हैं। उनको लगातार झटके पर झटके ही मिल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं हाथ लग रही है। अब देखिए जरा, जो विधायक है पार्टी से अलग हुए और बागी गुट का हाथ उन्होंने थाम लिया। मित्र हैं ये, और अभिषेक पर इन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए लगे हाथों। एकदम लवली 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 ओ लवली लवली ঠিক আছে তোমরা শুধু মমতা স্টাইল আজ নতুন স্টিয়ারিং ও হাত দিয়েছে তুমি এবার দেখ ওদের থেকে গেলে সবারই আছে। तो ममता बनर्जी के एक और विधायक कैसे बागी हो गए हैं और अभिषेक पर कैसे उन्होंने निशाना साध दिया, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, ममता बनर्जी उनके एक और विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल हो गए। रितव्रत बनर्जी गुट में वो शामिल होने का ऐलान उन्होंने कर दिया। फैसले की वजह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को उन्होंने बताया। मदन मित्रा ने कहा है कि ममता बनर्जी सबकी लीडर थी और हैं, उनका फोटो मेरे दिल में है। दुख की बात है कि बंगाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दर्ज किया जाएगा कि एक आदमी के लिए पूरी पार्टी जिसको 213 सीटें मिली थी उसका सत्यानाश कर दिया। मदन मित्रा का इशारा अभिषेक बनर्जी की तरफ ही था। हमने अभिषेक से कहा था कि कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, हम लोगों को पार्टी बनाने दीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और पार्टी डूब रही है। मदन मित्रा ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया है। हालांकि मदन मित्रा विधायक बने रहेंगे। तो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले विधायक मदन मित्रा ने क्या कुछ कहा है और ममता ने इस पर क्या जवाब दिया है, सुनिए सर। ममता बनर्जी पूरा छोड़ दिया अभिषेक बनर्जी को, लेकिन अभिषेक लायक नहीं है ये बदल का रास्ता पकड़ने के लिए। इतना जंग करने का उसका हिम्मत नहीं है, तो हम लोग बैठ बैठ के बुरा हो जाते हैं। चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। बीजेपी एक साल का अंदर अगर हम लोग ठीक रहे तो दुबला हो जाए। वॉशिंग पाउडर हमें अंदाजा था कि मदन मित्रा पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को समन मिला था। जिनकी सेटिंग है वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ जो कलेक्टिव का लड़ाई शुरू किए थे, वो कलेक्टिव का लड़ाई ताकतवर हो रहा है। हर दिन पूरी बंगाल का पैमाने में लोग आ रहे हैं, क्योंकि तानाशाही फैसिस्ट रुझान लाल आंख दिखाने का जो काम हो रहा था, ये जो एक ग्रास रूट लेवल पार्टी को जब एक ब्यूरोक्रेटिक एक जो कल्चर हड़प लिया था, उसके खिलाफ हमारा कलेक्टिव बार बार ये बात बोले हैं। तो कलेक्टिव ताकतवर हो रहा है। मदन मित्र आने से, अनुब्रत मंडल आने से कलेक्टिव ताकतवर हो रहा है और होता रहेगा। हमारे घर के पास में रहता है,
इतना छोटा जब था तब से मुझे पहचानता है। क्या कहेंगे? तो आज मेरा दुख है कि आज जो हम लोग को छोड़ के चला जाने पड़ा, तो जाने का जरूरत नहीं था, लेकिन उसका लड़का, उसको वाइफ सबको अरेस्ट करके लेके गया है ना, इसके लिए उसको जो मेंटल स्ट्रेंथ था मालूम हो तो गिर गया होगा, इसीलिए चला गया। मदन मित्रा के फैमिली को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? मदन मित्रा कोई पौर नियोग दुर्नीति किया है, उसका परिवार के अकाउंट में पैसा गया है, तो उसको बुलाएगा। असली बात यही है, आज ममता बनर्जी को पता हो गया, उन्होंने नया झंडा बना के जो चलने और उसका जो टोटल जर्नी था, वो जर्नी में जो लोग उनका साथ था, ये लोग पूरा डिरेल्ड है। ये लोग का असली कोई मकसद नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आज इसलिए भाजपा पूरा ये लोग को चला रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 18 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। ये तस्वीर उनकी दिल्ली वांगचुक के अनशन वाली तस्वीर। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 दिनों से प्रदर्शन अनशन चल रहा है, जहां वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ गई है। और इस बीच सियासी दल के नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचकर वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं। टीएमसी नेता डोला सेन ने वांगचुक से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें रही। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और 18 दिनों से उनकी अनशन चल रही है। अनशन के बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कुछ और जानकारी आप सभी के बीच रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने अन्न पूरी तरह से त्याग दिया है सोनम वांगचुक ने, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। वजन भी 8 किलो से ज्यादा गिरा है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इसको लेकर नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल 16 जुलाई को जंतर मंतर जाएंगे। केजरीवाल ने वांगचुक के प्रदर्शन का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने लोगों से भी प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। अखिलेश यादव ने भी वांगचुक से फोन पर बातचीत की है। अखिलेश ने वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। उनके सत्याग्रह को समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अनशन का समर्थन किया है। उद्धव ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो दिल्ली जाएंगे। और इस अनशन प्रदर्शन पर कैसे सियासी संग्राम और बयानबाजी, सुनिए। और उनसे आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था में ये जो सरकार है, आमरण अनशन भूख हड़ताल उस सरकार पे प्रभाव डालता है जिसके अंदर की संवेदना मरी ना हो। यहाँ तो संवेदनाओं को अलमीरे में बंद करके या जमीन में गाड़ करके ही ये सरकार चला रहा है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। ममता जी भी बहुत चिंतित है सोनम जी की हेल्थ के लिए, और वो तहे दिल से ये मूवमेंट की पास में है। अभिजीत भाई की सोशल मीडिया से काल आप सबको पता होंगे, वो फोन पर बात भी की काल। तो आज हम दिल्ली में आए मीटिंग के लिए, तो हमको लगा कि ये मेरा फर्ज बनता सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हुए इधर एक बार हमको होना ही। आज 17वें दिन अगर इस तरह से वो कर रहे हैं भूख हड़ताल, तो आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अभी अविलंब उनसे बात करे और उनकी मांग को पूरी करे, ताकि छात्र भी ये प्रोटेस्ट छोड़कर अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाएं, क्योंकि उनको भी अपना भविष्य संवारना है। चलिए, नेताओं को आपने सुन लिया, सियासतदानों को उनका क्या स्टैंड है, वो किसके पक्ष में है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जाहिर सी बात है, भारत में हमेशा किसी भी मुद्दे पर दो स्टैंड हो जाते हैं, दो धड़े। तो कुछ इनके समर्थन में कि सरकार को जल्द से जल्द बात करनी चाहिए, और कुछ इनके खिलाफ। आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर की, जो कि नोएडा से, क्योंकि नोएडा में अग्निकांड
भीषण हुआ है और 2 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर सामने आ गई है। देखिए, नोएडा में अग्निकांड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में आग लग गई और जिसमें 2 लोगों की मारे जाने की खबर है। ये बहुत दुखद नोएडा सेक्टर 66 ममूरा इलाका पड़ता है। तस्वीर तो पार्किंग में लगी आग से उठे धुएं ने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी आगोश में लिया, चपेट में ले लिया। स्क्रीन पर इस बहुमंजिला इमारत की तस्वीर अभी आप देख रहे, देखिए जहां धुआं निकलता नजर। आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। संकरी इलाका था, लोग परेशान नजर आए। वहां पर अग्निशमन को भी पहुंचने में काफी वक्त लगा। आपके सामने एक तस्वीर रख रहे हैं क्योंकि देखिए, आग लगने की वजह से इमारत में करीब 50 परिवार भी फंस गए थे। इन परिवारों ने कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को बचाया। देखिए, और इस भीषण आग की वजह से पार्किंग में खड़ी 30 से 40 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड से हुई बर्बादी की तस्वीर स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। अब जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। तो नोएडा के सेक्टर 66 में आग लगने का मामला सुबह 11 बजे का है। जिस समय आग लगी, बिल्डिंग में 50 के करीब परिवार मौजूद थे। तभी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। यह पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पर थी, जहां स्कूटी चार्जिंग पर लगाई गई थी। कहा जा रहा है कि स्कूटी की बैटरी में धमाके के साथ भीषण आग लग गई और जब यह हादसा हुआ तो पार्किंग में करीब 30 से 40 गाड़ियां मौजूद थी। कुछ ही देर में इस आग ने सभी 30 से 40 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और आग से उठा जहरीला धुआं ऊपरी मंजिल तक घरों में जा पहुंचा। पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पर थी, इसलिए धुआं सीढ़ियों और लॉबी में भर गया, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा परिवार इस बिल्डिंग में ही फंस गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह कुछ लोगों को जलती इमारत से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गलियां संकरी होने की वजह से उन्हें सड़क पर ही खड़ा करना पड़ा। फायर कर्मचारियों ने पाइप जोड़कर किसी तरह 3 घंटों में आग पर काबू पाया। जो लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए थे उनका सीढ़ी से रेस्क्यू किया गया। 100 लोग सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई। इस बीच बिल्डिंग के लीज होल्डर और संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम योगी ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किए हैं। केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू की है। अब आपको सुनवाते हैं इस हादसे के पीड़ित और पुलिस क्या कह रहे हैं। सिर्फ नीचे लगी एक बाइक में, उसके बाद साथ में सारी बाइकें हैं, उसमें सब में आग लग गई। बाहर तो कुछ लोगों को छत से कूद के भागे, जो यंग लड़के हमारे जैसे वो तो कूद के भागे, पर जो लेडीज थी, लेडीज नहीं भाग सकती थी, बच्चे नहीं भाग सकते थे, तो उनके लिए फिर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी लगाने के बाद उसके थ्रू पार किया। आग लग गई ऊपर, तो फिर मैं सबसे ऊपर छत में गया। उसके बाद मैं दूसरी बिल्डिंग में, भैया लोग थे तो उन्होंने रेस्क्यू किया, मुझे उतारा मतलब दूसरी बिल्डिंग में, तब मैं दूसरी बिल्डिंग से नीचे आया। इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। लोग बहुत परेशान और जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी। और तस्वीर, कुछ और जानकारी आपके बीच हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि जो नोएडा की घटना है, नोएडा जो ये हादसा हुआ है उसके पीछे की वजह इलेक्ट्रिक स्कूटी में स्पार्किंग बताई जा रही है और ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी से भीषण आग लग गई। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के वसई की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी कहानी है, इसलिए ये तस्वीर आपके सामने हमने रखी। देखिए स्कूटी में ये आग। अब एक और तस्वीर हरिद्वार से देखिए, उत्तराखंड, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी में भीषण आग लग गई। ये देखिए, ये तो बीच सड़क पर ही जल गई। चलिए जरा पता करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इलेक्ट्रिक स्कूटी में बार बार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, इसका जो पहला कारण है लिथियम आयन बैटरी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की मुख्य वजह लिथियम आयन बैटरी होती है। जब बैटरी का तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। इसकी वजह से वो आग पकड़ लेती है और तेज धमाका हो सकता है।
इसके अलावा घटिया बैटरी और खराब रखरखाव इसका बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है सस्ती और घटिया बैटरी। कुछ कंपनियां लागत कम करने के लिए घटिया बैटरी का इस्तेमाल करना शुरू करती हैं। ये बैटरी भारतीय गर्मियों में 40 से 45 डिग्री तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, नहीं झेल पाती और उनमें दबाव बढ़ने की वजह से ब्लास्ट के साथ आग लग जाती है। तीसरा कारण है ओवरचार्जिंग। बैटरी 100% चार्ज होने के बाद भी कुछ लोग उसे रात भर लगाकर छोड़ देते हैं सोने के चक्कर में। इससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे आग लग सकती है। चौथा कारण है लोकल चार्जर। कंपनी के ओरिजिनल चार्जर की जगह लोग सस्ते चार्जर को इस्तेमाल में लाते हैं। इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है जिससे आग फैल जाती है। अब जान लीजिए कि आग से बचने के क्या उपाय हैं। तो सफर के तुरंत बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर कभी ना लगाएं। यह सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। गाड़ी चलने से बैटरी गर्म होती है और ऐसे में चार्जिंग खतरा बढ़ जाता है। स्कूटी को या स्कूटर को कभी भी सीधी धूप या गर्म जगह पर चार्ज ना करें। हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय ब्रांड के ई स्कूटर ही खरीदें आप, और समय समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से बैटरी की हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। अपना हम चेकअप कराते हैं, पता चलता है कि सब ठीक है कल पुर्जे, तो वैसे ही इसकी भी जरूरत है, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और अगर चार्जिंग के दौरान बैटरी असामान्य रूप से गर्म हो जाए तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऐसी स्थिति में तुरंत मैकेनिक से संपर्क करें या फिर सर्विस स्टेशन उसको लेकर जाएं। वो भी तो मरीज ही है। अब आप सुनिए नोएडा में जो हादसा हुआ है उसके प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा है। मतलब बिल्डिंग में कोई ऐसा नहीं था सेफ्टी वगैरह जिससे कि लोग आग बुझा सके। इसी लापरवाही की वजह से आग और बढ़ी है। रास्ता छोटा है यहाँ पे, फिर बिल्डिंग तो गाड़ी अंदर नहीं आती, तो पाइप लाइन डाली यहाँ से, जब आग बुझाई और काफी मशक्कत से आग बुझी। जब जनता की सेवा कर रही थी सर, ऊपर जीना देखिए, सीढ़ी का जीना लगा हुआ है, खुद जनता ने ही जनता को बचाया। नीचे से ऊपर पूरा काला काला धुआं दिख रहा था, पूरा ब्लैकिश हो रहा था पूरी बिल्डिंग, मतलब ऊपर खुले में तक बंदे को सांस नहीं आ रही। ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं फेलियर है चीजों का भाई, सिस्टम का। सही चीजें पीजी को आप देख सकते हैं कैसे है कैसे नहीं है, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ की सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे धुआं इतना उठ रहा था कि यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे थे धुआं में, और यहाँ पे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा। वो जब धुआं उठा था तो हम भागते हुए आए थे, लोग ऊपर से मदद के लिए मांग रहे थे। ये तो बात हो गई आग और नुकसान की। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं कहां? फुटबॉल के मैदान पर। फीफा वर्ल्ड कप, जी फुटबॉल के मैदान पर, इसलिए कि कल फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल था। लेकिन खबरें हैं कि इस सेमीफाइनल के बाद फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा हुई है क्योंकि फ्रांस की टीम हार गई। पूरी खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्पेन के फैंस की तस्वीर देखिए। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जा पहुंचा है तो लोग जबरदस्त जश्न के माहौल में। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की टीम हार गई और इसके बाद फ्रांस के फैंस मायूस हो गए। फ्रांस के पास लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने का सुनहरा अवसर था, मौका था, लेकिन स्पेन के हाथों उन्हें 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सफर इसी के साथ खत्म। तो पिछले 2 वर्ल्ड कप से फ्रांस की टीम फीफा फाइनल में पहुंच रही थी, लेकिन इस बार स्पेन ने फ्रांस को सेमीफाइनल में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे दिया। फ्रांस को हराने के बाद एक तरफ स्पेन के फैंस जीत का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ फ्रांस में बड़े पैमाने पर हिंसा और दंगे भड़क उठे। उपद्रवियों ने सड़क पर आगजनी कर दी और पुलिस को टारगेट कर दिया। दरअसल सभी लोग पेरिस के फैन जोन में मैच देखने पहुंचे हुए थे। मैच खत्म होते ही भारी संख्या में लोग मेट्रो स्टेशन के पास जमा हो गए। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। उत्पाती भीड़ ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और आगजनी कर दी। सड़क पर काफी देर हंगामा चलता रहा और फिर स्थिति किसी तरह से काबू में आई। पुलिस ने उत्पात मचाने वाले 140 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो ये तो जो बात हो रही है पहले सेमीफाइनल की, अभी तो दूसरा भी बाकी है। आज रात 12:30 बजे से दूसरा मुकाबला खेला जाना है और यह मैच किसके बीच? यह मैच होगा अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड के बीच। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में स्पेन का सामना करेगी।
और चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है। तो समझिए, से कुछ ही घंटों में फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप में 24 साल के बाद आमने सामने होने जा रही है। इससे पहले दोनों ही टीम 2002 में भिड़ी थी, जिसमें इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। तब इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सबकी निगाहें दोनों टीमों के कप्तानों पर रहेंगी। एक तरफ 8 गोल कर चुके लियोनेल मेसी हैं, दूसरी तरफ 6 गोल दागने वाले हैरी केन हैं। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर हैं। दोनों टीमें फीफा विश्व कप में अब तक 5 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। 5 में से इंग्लैंड ने 3 तो वहीं अर्जेंटीना ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन अर्जेंटीना ज्यादा मजबूत, ज्यादा दावेदार मानी जा रही है। वर्ल्ड रैंकिंग में अर्जेंटीना नंबर 1 है इस वक्त, वहीं इंग्लैंड चौथे पायदान पर काबिज है। अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में सभी 16 मुकाबले जीते, माफ करिएगा 6, फिर से सुन लीजिए इसे। अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में सभी 6 मुकाबले जीते, इंग्लैंड ने 5 जीते, 1 ड्रॉ रहा। अगर अर्जेंटीना सेमीफाइनल जीतेगी तो 7वीं बार फाइनल में जा पहुंचेगी। और इससे पहले अर्जेंटीना ने 3 बार खिताब अपने नाम किया, 3 बार रनर अप रही। वहीं इंग्लैंड मुकाबला जीती तो वो 60 साल बाद फाइनल खेलेगी, ये बड़ी बात होगी उनके लिए। और इससे पहले इंग्लैंड 1966 में फाइनल में पहुंची थी और ट्रॉफी उठा लिया था वर्ल्ड कप का। आगे बढ़ते हैं और अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से और ब्रिटेन के लिहाज से। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड समझौता लागू हो चुका है और इसका क्या असर होने वाला है ये आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टारमर के बीच इस मुद्दे पर सहमति पहले ही बन चुकी थी। और महत्वपूर्ण ये है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़ा, क्योंकि इस समझौते को आज से लागू करने का ऐलान हो चुका है। Indian sports goods and toys manufacturers are uniquely positioned to capture a large share of UK market, over 20 to 25% of India's total export in this category. This trade agreement also drastically तो ये समझौता आज से लागू हो चुका है, लेकिन सबके दिमाग में, सबके जहन में, आपके जहन में भी चल रहा होगा कि इससे होगा क्या, क्या फायदा होगा, क्या असर होगा। आपको बता देते हैं कि इस समझौते में क्या है और भारत को क्या फायदा होने जा रहा है। देखिए, भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड समझौता लागू हो चुका है आज से। इससे भारत में ब्रिटेन के कई सामान सस्ते हो जाएंगे। यूके की कारें हैं, विस्की है, स्कॉच है, कपड़े और फुटवियर सस्ते हो गए हैं। भारत के 99% सामानों को इंग्लैंड में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे और इसके तहत द्विपक्षीय व्यापार दोगुना बनाने का टारगेट है, लक्ष्य है। करीब 3 साल में 14 राउंड की बातचीत के बाद यह समझौता आखिरकार हुआ। ब्रिटेन की जगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस पर टैरिफ 10% तक आ जाएगा। इससे यह कारें भारत में 20 से 30% तक सस्ती हो जाएंगी। ब्रिटेन से आयात होने वाले चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो भी सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े हैं, फैशन प्रोडक्ट्स, वो भी सस्ते हो जाएंगे। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमत पर मिलेंगे भारत में। भारत से यूके जाने वाली ज्वेलरी और चमड़े के सामान पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे छोटे बिजनेस और लग्जरी ब्रांड्स को फायदा पहुंचेगा। यूके के रास्ते यूरोप में भी भारत के सामान की डिमांड बढ़ेगी। इससे टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग में नई नौकरियां पैदा होंगी, रोजगार बढ़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार दोगुना हो सकता है। तो ब्रिटेन के साथ इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारा अहम FTA आज से लागू हो गया है। हमने यूके और भारत के बीच रोजाना के व्यापार को सस्ता, तेज और आसान बनाकर अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। यूके भारत के रिश्ते के लिहाज से ये सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। ये रिश्ता पहले से बहुत मजबूत हुआ है और कल रात से खासकर हमारे व्यापारिक रिश्तों के मामले में और भी मजबूती आई है। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 5वीं और 6ठी। दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव है और हमारे दोनों देश लगभग हर मामले में एक जैसी सोच रखते हैं। और अब बात करते हैं ईरान अमेरिका में जारी जंग की। अमेरिका के हमले की पहली तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया।
अमेरिका ने ईरान में चाबहार पोर्ट के पास भी अटैक कर दिया और अमेरिकी हमले की तस्वीर स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर किए हमले का वीडियो भी जारी किया है और इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि कैसे अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई। लेकिन इधर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी कहां चुप रहने वाला। ईरान ने तुरंत पलटवार कर दिया जोरदार। ईरान ने मिसाइल अटैक करके अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर दिया। जल्दी से आपके बीच और कुछ तस्वीरें हम डिटेल्स के साथ रख देते हैं और धमाकों की जो गूंज है कहां कहां पहुंची है मिडिल ईस्ट में, ये भी देख लीजिए। ईरान ने कुवैत पर अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया है। ईरानी सेना ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले का दावा किया है। यह तस्वीर तो हॉर्मुज को लेकर शुरू हुई ईरान अमेरिका की जंग रुकने का नाम फिलहाल नहीं ले रही है। लगातार चौथे दिन अमेरिकी फौज ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में हॉर्मुज के आसपास ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों को बम गिराकर उड़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह ऑपरेशन करीब 7 घंटे तक चला है। ईरान के तुम आइलैंड पर अमेरिका ने करीब 90 मिनट तक बम गिराए हैं। ज्यादातर तुम आइलैंड से ही ईरान हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहा है। यहां ईरान के कई सैन्य ठिकाने हैं जहां से अमेरिकी फौज पर भी हमले हो रहे हैं। इन अमेरिकी हमलों में ईरान से 7 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। यह दावा ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने सेना के हवाले से किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 3 दिन में बड़े हमले की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पिकैक्स माउंटेन पर भी गतिविधि रख रहा है, ध्यान रख रहा है। अमेरिका इजराइल का मानना है कि इस पहाड़ी के नीचे परमाणु गतिविधि चल रही है। ईरानी सेना भी अमेरिकी हमलों के जवाब में लगातार पलटवार कर रही है, हमेशा की तरह। फिलहाल हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में जंग लगातार चल रही है। ईरान के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मुझे लगता है कि सब कुछ तेजी से हो रहा है। हमने उनकी मिलिट्री को तबाह कर दिया है। हम उन पर जोरदार हमला कर रहे हैं। कल परसों हमारी एक डील हुई थी, सब कुछ तय हो गया था और फिर उन्होंने तुरंत ये डील तोड़ दी क्योंकि उन्हें डील में कुछ ऐसा नहीं लगा जो उन्हें पसंद नहीं आया। उनकी सोच अलग है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बस आगे बढ़ रहे हैं और हॉर्मुज से जुड़ी उनकी हर क्षमता को खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आखिर में हम पूरे इलाके को कंट्रोल करेंगे। खबरों को तो आपके सामने हमने रख दिया। अब जाने से पहले लाइफ का फंडा यानी आज का मंत्र क्या है वो आपके सामने हम रख देते हैं। देखिए, बादल फूटते हैं तो बारिश होती है, बीज टूटते हैं तो उससे पौधे उगते हैं। इसलिए जिंदगी में अगर कभी टूटे तो निराश ना हो, मत होइए। आचार्य चाणक्य का वो फंडा आप हमेशा याद रखिए जो गिरने या टूटने पर आपकी हिम्मत बढ़ाता है या बढ़ाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गतम शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैवम चित्तयेत। मतलब बीते हुए दुख या परेशानी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, बुरे वक्त से सीख जरूर ले सकते हैं, सबको सीखना चाहिए और यह सोच सकते हैं कि बुरा वक्त हमेशा तो रहने वाला नहीं है। अगर सब कुछ बिखर गया तो मतलब अब निखरने यानी नई शुरुआत का वक्त आ चुका है। जैसे सुबह होने से पहले अंधेरा बहुत घना होता है, उसी तरह जिंदगी में भी अच्छा वक्त आने से पहले मुश्किलें आ सकती हैं। फिर कोई बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे तो भी निराश ना हो। चाणक्य कहते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं लेकिन आपका ज्ञान और कर्म हमेशा आपके साथ मौजूद रहते हैं। इसी तरह भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता में भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भविष्य की योजना ही बनाते रहेंगे तो मौजूदा काम पर उसका असर पड़ सकता है। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का अहम फंडा दिया है, जो बीत गई सो बात गई। अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा वर्तमान पर लगाइए, वर्तमान पर टिकाइए। कैसे आप खुद को और हाथ में ली गई जिम्मेदारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आज का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आप बने रहे, देखते रहे NDTV इंडिया। खबरें यहां लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को
बहुत नमस्कार।